सभा इन लोगों ने कराई थी, मेरा दिल खुश हो गया उस सभा को देख के। और वो सभा तब हुई जब 2 दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे मुंबई में होटल अरेस्ट रखा, क्योंकि मैं चैत्य भूमि जाना चाहता था और फिर हमारा कार्यक्रम भीमा कोरेगांव आने का था। तो सम्मानित साथियों, मैं उन महान विभूतियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने देश निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी मैं आज इस महत्वपूर्ण दिन याद करता हूं। मैं जब वहां से चला, मेरे मन में ये बात थी कि जल्दी से जल्दी ये रोड शो खत्म करके सभा करके हम लोग अचलपुर चले जाएं। लेकिन जैसे मैंने आपका जोश देखा, जैसे मैंने आपका प्यार देखा, तो मैंने अपने साथियों को एक बार नहीं कहा कि मुझे इनको छोड़ के जाना। मैंने इनसे कहा कि इनको चलने दो, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है और मैं तो आज आया हूं। ये पिछले 10 सालों से यहाँ इसी तरह से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ बदलाव चाहते हैं। आपके लोकप्रिय प्रत्याशी भाई अलीम पटेल साहब, इस मंच पर बैठे हमारी पार्टी के जिम्मेदार शख्सियत, जिले की टीम, प्रदेश की टीम, प्रभारी जी भाई मनीष साहब, भाई थोराट जी, आप मुझसे बहुत कुछ सुनना चाहते हो, लेकिन मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। स्टँड घेतलं असतं तर एक नंबर झाला। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर हम अपनी गुलामी की बेड़ियां नहीं काट सकते हैं तो हमें दूसरे को ये कहना कि उसकी वजह से हमारी ये हालात है, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर ये आजादी से पहला देश होता तो मैं ये मान लेता कि राजशाही है, जिनके पास, जिनके घरों में राजा महाराजा है, वही लोग शासन नहीं। मैंने उनके एक आवाज उठाई थी, असेंबली की, पार्लियामेंट की ताकत सुनो। मैंने 300 की मजदूरी में गरीबों का भला नहीं होता, महंगाई बढ़ गई है। 10 साल पहले जो आमदनी थी वो आमदनी जो की तो है, लेकिन पिछले 10 साल में महंगाई 4 गुना बढ़ गई है। आप इसको चेक कर सकते हैं। जो सामान 10 रुपए का आता था आज 25, 30, 40 रुपए का आता है, इसको चेक कर सकते हो। तो मैंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी कम से कम 700 रुपए होनी चाहिए। तो सरकार की न्यूनतम मजदूरी 783 रुपए करनी पड़ी। ये केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेजेस पे जो है अपना ऑर्डर निकाल के किया। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, इस बार मुझे नहीं पता कि आजाद समाज पार्टी के और मेंबर जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा यह भरोसा है कि जो शख्स मेरी बाजू में खड़ा है, ये मेरी मजबूत बात, इस बार आपके आशीर्वाद से असेंबली में जाने का काम करेगी। और उसका सुनो, उससे होगा ये, जिन विषय को विषय नहीं समझा गया, जिन लोगों के लिए कभी बात नहीं की गई, जिन मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं की, मेरा भाई उन मुद्दों को उठाने काम करेगा। क्या? जैसे मैंने पार्लियामेंट में उठाया था कि अगर सरकारी शिक्षा अच्छी करना चाहते हैं, देखो हमारे यहाँ एक नेता यहाँ घूम रहे हैं, आपके यहाँ, हमारे यहाँ के, अभी वो नारा क्या लगाते हैं, अभी मैं इसको बार बार दोहराना भी नहीं चाहता, कटोगे तो बटोगे, ये नारा वो लगाते हैं यहाँ घूम घूम के, और उसको नहीं पता शूट करता नहीं व्हायचे ते। ये नारा लगाने वाले हमारे वो उत्तर प्रदेश के नेताजी ने 27,000 स्कूल बंद करने का सरकारी उनकी तैयारी कर ली, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब ये बताओ, सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है? गरीब का, अमीर का, मजदूर का, किसान का, या किसी उद्योगपति का? तो आप ये सोचो, अगर स्कूल बंद होगा तो किसके बच्चों का रास्ता बंद होगा? बिना शिक्षा के, बिना पढ़े लिखे हम 200-400 रुपए की हाथ की दस्तकारी मजदूरी तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। अगर ना पढ़े होते ये तो क्या बन पाते लेफ्टिनेंट कमांडर? ना पढ़ा होता मैं तो क्या बन पाता एडवोकेट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? अपनी बात को रख पाता? इसलिए कह रहा हूं। तो वो स्कूल बंद कर रहे हैं हमारे यहाँ। और एक पेपर होता था हमारे यहाँ यूपीएससी का, उस पेपर को, यूपीपीसीएस का, उस पेपर के खिलाफ
आप टीवी खोल के देख लो, 3 दिन से बच्चे सड़कों पर बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, लेकिन सरकार 2 पाली में कराना चाहते हो। कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, कि हम इतने तैयार हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, और पेपर करा रहे हैं 2 दिन में, 2 दिन में। और कोई पेपर ऐसा नहीं इसका पेपर लीक ना हुआ। मैं सारी सरकारों को जानता हूं, कोई ऐसी सरकार नहीं, मैं देश की सारी सरकारों को स्टडी करता हूं, क्योंकि हमारे लोग पूरे देश में रहते हैं, कौन सी सरकार क्या कर रही है। मैं बुरा नहीं कह रहा हूं मेरे साथियों, मेरी बात पे तर्क से अपने दिमाग में सोचना। हिमाचल में जो जुल्म हुआ ना, वो भी सेकुलर सरकार में हुआ, मेरी बात को आप याद रखना। एक बार अपने फोन को खोल कर देखो, हिमाचल में किस तरह का जुल्म मजलूमों पे हो रहा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, अगर आप सावधान नहीं हुए और आप समझदार नहीं हुए और आपने नहीं बनाई, तो फिर आपके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। एक कहावत है, अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। आपके पास मौका है, दस्तूर है, और वोट का कैलकुलेशन है। मैंने इनको क्या किया, अगर इनको अगले 4 दिन आगे रखा और अपनी वोट की जिम्मेदारी ले ली और बूथ पे वोटिंग परसेंटेज मैक्सिमम किया और बूथ पे वोट का बिखराव नहीं होने दिया समझदारी से, और उसके बाद फॉर्म 17C लेके अगर अपनी ईवीएम बंद करा के वो लोग आए और 3 दिन आपने ईवीएम की रखवाली कर दी, तो मैं चंद्रशेखर आजाद इस पार्क में खड़ा होकर कह रहा हूं, आपकी भावनाओं के साथ, आपके संकल्प के साथ, आपकी मेहनत के साथ, इनके लिखते चेहरे के साथ, कि 50% वाले पटेल रहेंगे, जितना वोट पड़ेगा उसके 50% बाकी सब रहेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। ये मेरा घर है अमरावती, मेरा भाई रहता है मनीष यहाँ, और कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन मैं यहाँ के बारे में ना सोचता हूँ। लेकिन मुझे दिली खुशी इस बात की है कि कोई और भी है जो यहाँ के बारे में सोच के यहाँ की लड़ाई को लड़ना चाहता है। मैं जब वहां से यहाँ तक आया, मैं इनसे कहना चाहता हूँ और आपसे भी कहना चाहता हूँ, सरकार को चाहिए अच्छे स्कूल खोले, सरकार को चाहिए अच्छे कॉलेज खोले, सरकार को चाहिए यूनिवर्सिटियां खोले, और पढ़ाई इतनी आसान करे। जो मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का बेटा, कैबिनेट मंत्री का बेटा, स्टेट मंत्री का बेटा, जिस दिन MP का, जिस दिन गांव के सरपंच का, जितने भी संवैधानिक पद है प्रतिनिधियों के, उनके बच्चे, और जितने सरकारी अधिकारी हैं, चाहे केंद्र के सचिव हो, चीफ सेक्रेटरी हो, प्रमुख सचिव हो, या अंडर सेक्रेटरी हो, या DM हो, SP हो, CO, थानेदार हो, जिस दिन इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, उन स्कूलों में जहां किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, आप देखना उन सरकारी स्कूलों में इतनी बढ़िया पढ़ाई होगी जितनी बढ़िया पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में नहीं होती। लेकिन ये करना नहीं चाहते, क्योंकि ये स्कूल भी इनके हैं। अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई आएगी तो इनकी जेब में पैसा कहां से आएगा? इनको तो पैसा चाहिए, इनको पैसा चाहिए सिर्फ। इनको कोई मतलब नहीं है कि गरीबी दूर करनी है, बेबसी दूर करनी है, लाचारी दूर करनी, कोई मतलब नहीं। लोग नहीं है, लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों के पास खाने भोजन नहीं है, और इन निकली सरकार को जनता की परवाह नहीं है। इनको पूंजीपति मित्र को खुश करना है, पूंजीपति मित्र की जेब भरनी है, उनका कर्ज माफ करना है, देश की संपत्ति उनके हाथों में देनी है। इनको एक बार परवाह नहीं कि गांव में रहने वाले गरीब के उसके थाली में जो रोटी नहीं है, सब्जी के नाम पे जो नमक है, उस नमक की जगह उसको इज्जत की जिंदगी देनी है, उसके बच्चों को इज्जत की जिंदगी देनी है। मुल्क चंद पूंजीपति हो जाएंगे तो मुल्क नहीं आगे बढ़ेगा। मेरे दोस्तों, जब आखिरी गांव कोने में बैठा गरीब, हर जाति धर्म का व्यक्ति बराबर नहीं होगी, उसकी जेब में पैसा नहीं होगा, तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने कहा हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए। कैसे होगा सुनो, अभी तो सरकारी अस्पताल में जाओगे डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर मिल गया तो ऐसे बात करेगा जैसे लड़ेगा हमसे। जाओ कमजोर कमजोर एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और मिलकर समझो। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की। व्हाई चेंज? You can change. You can open each and every lobe of your progress. यानी कि
ये राजनीतिक सत्ता वो चाबी है कि सारी सफलताओं के रास्ते खोल सकती है, आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए। और उन्होंने ये भी कहा, ये जो हमारे एक का झंडा लगे घूमते हैं, जब मैं आता हूँ 14 अप्रैल को बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जब मैं आता हूँ भीमापुर गांव में लाखों की संख्या में जाते हैं, और मैं इनसे कहता हूँ कि पॉलिटिकल पावर बना लो, ताकत बना लो, तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ताकत नहीं बनानी। जबकि बाबा साहब क्या कहते हैं, बाबा साहब कह रहे हैं पॉलिटिकल पावर द मास्टर की। और उन्होंने ये भी कहा, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो योग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज देखो, मैं जब महाराष्ट्र की राजनीति देखता हूँ तो बड़ी हंसी आती है। सुबह 4 बजे राज्यपाल सरकार को शपथ दिला देते हैं, 4 दिन प्राइम मिनिस्टर भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, उसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते और अपनी बराबर में खड़े होकर कहते ये बड़ा अच्छा आदमी है। हो जाते हैं, ईडी सीबीआई घूम सब लोग, और जनरल उसे घर से उठा ले जाते हैं कि ईडी वाले याद करें। मैं इनसे कई बार कहता हूँ कभी हमारे घर भी आओ, ईडी वालों, सीबीआई वालों, इनकम टैक्स वालों, कहाँ को इनके पीछे घूम रहे हो, कभी हमारे घर में आओ, हम दिखाएंगे अपनी टूटी हुई दीवारें, हम दिखाएंगे अपने दरार पड़े घर, हम दिखाएंगे अपने लोगों के टूटे हुए पलंग, हम दिखाएंगे भूखे पेट सोते लोग, हम दिखाएंगे उनकी आंखों के आंसू, और हम दिखाएंगे किस तरह गरीब तिल तिल करके देश में मर रहा है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल पावर था मास्टर की, और मास्टर की आपके पास नहीं है, तो फिर आप हो कौन भाई? बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इधर ये लोग सत्ता में बैठे, कभी ये कभी आप कौन हो? हु आर यू? आप कौन हैं? आप सिर्फ वोटर जो चुनाव में याद आते हैं और चुनाव के बाद कभी याद नहीं आते, फिर चुनाव में इनके आज भी हमारा होना चाहिए। और मैं धन्यवाद करूंगा हजरत सज्जाद नुमानी साहब, मैं कि उन्होंने भी इशारा किया आप लोगों को कि आपको इस सीट पे किसके हाथ मजबूत करने हैं। वो बड़े आलिम हैं, वो जानते हैं क्या हो सकता है, कहाँ किसकी जरूरत है। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, आप इतने बड़े पैमाने पर जुटे, इतना प्यार दिया, जिस गली से निकले हाथ प्यार में उठे, उन सब कहता हूँ कि अलीम तो हम सीने तान के लड़ेंगे और नहीं डरते गोलियों से। आप जानते हो मैं अकेला ऐसा शख्स हूँ जिसके ऊपर 4-4 गोली चली, और इसलिए नहीं चली कि मैंने किसी की जमीन दबा रखी, इसलिए चली कि जब मैं गरीबों को जगाने का काम करता हूँ ये डर जाते हैं, इनको लगता है गरीब जाग गए तो फिर ये गरीबी की बेड़ियां काट देंगे, फिर ये चंद्रशेखर आजाद को ताकत दे देंगे, इसलिए ये मुझे गोली मारना चाहते। और मैं कहता हूँ हिम्मत है मर्दा तो मदद खुदा। आप समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहते हैं ना, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे। साजिश होंगी, आपके कान में आके कुछ बताया जाएगा, आपकी जेब में कुछ डाला जाएगा। याद रखना, ये आपकी जो जेब में डाला जा रहा है ये किसी की हक की कमाई का पैसा नहीं, क्योंकि हक की कमाई का पैसा देते तो आदमी 1000 बार सोचता है। ये हक की कमाई का पैसा नहीं, ये लूट का पैसा है, ये बेईमानी का पैसा है, और ये आपको खरीद है। और मैं कहता हूँ कि नबी को मानने वाले बिकाऊ नहीं है, इस बात को मैं समझ सकता हूँ। और आप नहीं जानते तो सुनो, आज वहां से लगी थी तो अकेला आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग थे जिन्होंने गाजियाबाद में उसी जगह पे घुस के थाना बंद करके उस अपराधी को गिरफ्तार करवाने का काम किया था। ये कहा था जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग उठने वाले नहीं। गिरफ्तारी भी हुई, उसके उल्टे मुकदमे भी हमारे लोगों पे लगे, और एक तो मुकदमा हमारे प्रत्याशी पे लग गया। अब उसने मुझे कहा क्या करना है, मैंने कहा ठीक है, अब अगर अच्छे काम में जेल जाना पड़े तो काहे को घबराना, चले जाओ जेल, क्या फर्क पड़ता है। जेल ही है, जेल कोई बुरी जगह थोड़ा है, जेल हम भी रह गए, हम तो 16-16 महीने रह गए। देश की जो सबसे बड़ी जेल है तिहाड़, वो 2-2 बार रहे। जब एनआरसी में सब लोग कहते थे कि भाई तुम्हें ये क्या पड़ी है, मैंने कहा मैं इंसान हूँ, अगर किसी के साथ गलत होगा
तो मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया कि अगर जो चुप रहेगा वो बराबर का दोषी होगा। इसलिए मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे इशारा किया कि गलत में चुप नहीं रहना। अगर किसी के साथ गलत होगा तो मेरी आवाज इतनी ताकत से निकलेगी जितनी ताकत से निकलती आई है, और जिस दिन नहीं निकलेगी आप समझ लेना आपका चंद्रशेखर कहीं ना कहीं डोल गया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं फिर आपसे कहता हूं, विश्वास करो, एक एक ही तमन्ना है छोटी सी, अपना मुल्क जिसके लिए इतनी कुर्बानियां दी गई। मैं उस मिट्टी से आता हूं जहां से रेशमी रुमाल तहरीक चली। बहुत कुर्बानियां दी है इस देश को तैयार करने में, इस देश को गुलामी की बेड़ियों से निकालने के लिए। इस देश में संविधान के साथ इज्जत की जिंदगी सब लोगों को मिले, लेकिन आज क्या हाल बन गया आप देखो मेरे प्यारों, क्या हाल बन गया। अरे वो इसको कोई और नहीं संभालेगा, संभालेगा, इसको कोई और नहीं सुधारेगा। आपकी उंगली और मेरी उंगली में वो ताकत है, जैसे जैसे हम बटन दबाएंगे वैसे वैसे सुधरती जाए, क्योंकि जैसे ताकत आएगी तो बहुत लोगों के दिमाग ठीक हो जाएंगे। समझते हो नहीं समझते हो? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा निशान याद है नहीं याद है बताओ? अभी चुप